दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों, ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है या दूसरा पेपर है दोस्तों, जिसमें हम परीक्षा तिथि यानी एग्जाम डेट 2/6/2002 के 1 से लेकर के 50 तक के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है प्रश्न दोस्तों? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी दोस्तों वो कितना थी, तो 8.29 के 8,29,29,00,000 थी, जो कि उस समय की भारत की जनसंख्या का लगभग कितना थी, तो 8.07% थी, जो कि लगभग कितने परसेंट के पास था। तो ऑप्शन संख्या बी कितना दोस्तों, 8% थी। लेकिन यही बात करें दोस्तों 2011 की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों बिहार की जनसंख्या 10,40,00,000 है। कितनी है दोस्तों? 10,40,00,000 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.67% है। कितना है दोस्तों? 8.67% है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। वहीं दोस्तों बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों को दोस्तों, तो पहले नंबर पर दोस्तों हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा दोस्तों? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। जबकि दूसरे नंबर पर दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर दोस्तों होता है बिहार। और दोस्तों चौथे नंबर पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पांचवें नंबर पर दोस्तों होगा आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार का दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 1106 व्यक्ति। जबकि केरल के कितना है दोस्तों? तो 860 है। केरल का कितना है दोस्तों? तो 860 है। जबकि उत्तर प्रदेश का दोस्तों कितना है? तो 829। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं 1028 है। कितना है दोस्तों? तो 1028। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार। बिहार का दोस्तों जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 3 नंबर पूछ रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा कितना है, तो 919 है। कितना है दोस्तों? तो 919 है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 919 से 1 घट करके कितना हो गया दोस्तों? तो 918। कितना हो गया दोस्तों? तो 918। इसमें दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए 919। इसमें कोई नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 919। इसका सही उत्तर 919 हो जाएगा। जबकि 2011 की दोस्तों कब हो जाएगा दोस्तों? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों बात करें भारत की लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो 943 है। कितना है दोस्तों? तो 943 है। इसको भी आप याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछ रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर पूछ रहा है। क्या पूछा है दोस्तों? तो साक्षरता दर। तो याद रखिएगा दोस्तों 2001 क्या याद रखिएगा दोस्तों? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है दोस्तों? तो 47.35%। कितना है दोस्तों? तो 47.35%, यानी कि लगभग 47%। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी, लगभग 48% की। कितना हो जाएगा दोस्तों? लगभग 48% के पास। जबकि याद रखिएगा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का दोस्तों साक्षरता दर की बात करें तो हो जाएगा 61.08%। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 61.08%। जिसमें पुरुष की साक्षरता दर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा दोस्तों 72.2%। जबकि महिला की बात करें दोस्तों तो महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 51.5%। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 51.5%। इसको भी याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो है, बिहार दोस्तों साक्षरता दर के मामले में बिहार दोस्तों भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे 5 नंबर पूछ रहा है
कि सन 2001 क्या पूछा है दोस्तों, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है, यानी कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है जो नगरीय है। तो याद रखिएगा दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की दोस्तों कितनी प्रतिशत जनसंख्या, तो 27.81, कितना दोस्तों, तो 27.81% दोस्तों जनसंख्या थी वो नगरीय थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन संख्या बी, लगभग 28% के आसपास थी, कितने दोस्तों, तो 28% की। वही दोस्तों पूछता है आपसे 2011 की, क्या पूछा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो वो कितना हो जाता है दोस्तों, तो वो हो जाता है दोस्तों आपका 31%। कितना हो जाता है दोस्तों, 31%। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 6 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची है। तो पहले बात करेंगे दोस्तों संसार की सबसे ऊंची चोटी की, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संसार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोस्तों माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8,848 मीटर है। कितना है दोस्तों, 8,848 मीटर। जबकि दुनिया के सबसे दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों केटू गार्डविन स्ट्रीट। क्या हो जाएगा दोस्तों, केटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, केटू। जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 8,611 मीटर। कितना है दोस्तों, 8,611 मीटर। इसी के साथ दोस्तों केटू गार्डविन स्ट्रीट भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है दोस्तों, तो ये भारत केटू की बात कर दो तो दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, याद रखिएगा। जबकि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा। इसको भी आप याद रखिएगा। अरे दोस्तों कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा सिक्किम में स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे 7 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लीना नदी। कहा है दोस्तों, तो लीना नदी। यह बहता कहाँ है दोस्तों, तो लीना नदी कहाँ बहती है दोस्तों, रूस में बहता है। कहाँ बहता है दोस्तों, तो रूस में। इसका उद्गम की बात करें तो इसका बैकाल पर्वत दोस्तों जो उद्गम हो जाएगा। जब किसी मुहाना की बात करेंगे तो लेप्टेव सागर हो जाएगा दोस्तों, तो लेप्टेव सागर यानी कि ये कहाँ जाकर के मिलती है, तो लेप्टेव सागर में जाकर के मिलती है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे 8 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। तो याद रखिएगा दोस्तों बैकाल झील। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैकाल झील। इसकी गहराई कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा 642 मीटर है। कितना, 1642 मीटर है। कितना है दोस्तों, तो 1642 मीटर बैकाल झील की गहराई है। उसी तरह दोस्तों याद रखिएगा कि बाल्कस झील कहाँ है दोस्तों, तो बाल्कस झील दोस्तों कजाकिस्तान में है। कहाँ दोस्तों, तो बाल्कस झील कजाकिस्तान में है। जबकि टंगानिका, क्या दोस्तों, टंगानिका और विक्टोरिया झील कहाँ दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। टंगानिका और विक्टोरिया झील कहाँ दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेजन नदी। किसमें दोस्तों, अमेजन नदी। अमेजन नदी में दोस्तों याद रखिएगा जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा आयतन वाला नदी है। जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ी प्रवाह वाला नदी कौन सा है दोस्तों, तो अमेजन नदी है। जबकि विश्व की दोस्तों दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है, तो अमेजन ही है दोस्तों। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, तो अमेजन है। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा दोस्तों, तो नील नदी। इसको भी आप याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि अमेजन नदी का सबसे दोस्तों बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो मेंडीरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेंडीरा अमेजन नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 10 नंबर पूछ रहा है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है। यानी किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा अफ्रीका महादेश में स्थित है। कहाँ, किस महादेश में दोस्तों, तो अफ्रीका महादेश में स्थित है। जबकि तंजानिया देश में, कहाँ दोस्तों, अफ्रीका महादेश के तंजानिया देश में स्थित है। कहाँ दोस्तों, तो तंजानिया में स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 11 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। हुमायूं के शासनकाल की बात करें दोस्तों तो इसका शासनकाल हो जाएगा दोस्तों 1530 से लेकर के 1556 के बीच में दोस्तों। कब दोस्तों, 1556 के बीच में। इसी तरह दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हम अकबर की, तो अकबर का हो जाएगा दोस्तों 1556 से लेकर के 1605। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1556 से लेकर के 1605। जब इसी तरह बात करें दोस्तों हम जहांगीर की, तो जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा दोस्तों 1628
5 से लेकर के 1627 के बीच में। जबकि शाहजहाँ की बात करें दोस्तों तो शाहजहाँ का शासनकाल हो जाएगा दोस्तों 1627 से लेकर के 1658 के बीच में। कब दोस्तों? तो 1628 से लेकर के 1658 के बीच में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 12 नंबर पूछ रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। पूछ रहा है दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो ब्लैक पैगोडा। क्या नाम है दोस्तों? तो ब्लैक पैगोडा। इसको भी आप याद रखिएगा। क्या नाम है दोस्तों? तो ब्लैक पैगोडा। क्या नाम है दोस्तों? ब्लैक पैगोडा इसका दोस्तों अन्य नाम है। जबकि इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश के राजा थे दोस्तों। गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कौन सा तो कराया थे? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया थे दोस्तों। यूनेस्को के जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में 1984 ईस्वी में। कब दोस्तों? तो 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 13 नंबर पूछ रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। पूछ रहा है आपसे 13 नंबर प्रश्न कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों सिकंदरा में। कहाँ दोस्तों? तो सिकंदरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आगरा में पड़ता है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 14 नंबर पूछ रहा है कि गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है। गोलकुंडा क्या पूछ रहा है दोस्तों? गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों 2014 से पहले। क्या दोस्तों? 2014 से पहले दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। जबकि 2014 के बाद कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा तेलंगाना में। कहाँ दोस्तों? तो तेलंगाना में। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 15 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 16 नंबर पूछ रहा है कि रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है। रामागुंडम बांध दोस्तों कौन सी नदी पर है। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? तो गोदावरी नदी पर। और राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तेलंगाना। राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो तेलंगाना हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का गम या शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का गम या शोक। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों इसका अन्य नाम से भी जाना जाता है बिहार का गम, शोक और अभिशाप। क्या दोस्तों? तो अभिशाप। बिहार का दोस्तों अभिशाप किसको कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। और ये दोस्तों बिहार में गंगा नदी के बाएं तट पर मिलती है और इसका उद्गम हो जाएगा नेपाल में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 18 नंबर पूछ रहा है कि आग का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। आग का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों आग का वलय यानी रिंग ऑफ फायर बनता कैसे है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों जो धरती की जो प्लेट है लिथोस्फेरिक जो प्लेट है उसको आपस में टकराने के कारण दोस्तों किसका निर्माण होता है। तो रिंग ऑफ फायर का। किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो रिंग ऑफ फायर का। और जिस क्षेत्र में दोस्तों रिंग ऑफ फायर होता है उस क्षेत्र में दोस्तों अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं दोस्तों? तो अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। तो यह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर का क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है कि अफगानिस्तान के राजा क्या है दोस्तों? तो अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात यानी बाद कहाँ से काबुल वापस आए। तो याद रखिए दोस्तों इटली की राजधानी रोम से। कहाँ से? इटली की राजधानी रोम से। कहाँ से लौटे दोस्तों? इटली की राजधानी रोम से। याद रखिएगा दोस्तों अफगानिस्तान का अंतिम शासक दोस्तों कौन सा था? जाहिर शाह था। कौन सा दोस्तों? तो अफगानिस्तान का अंतिम शासक कौन सा था दोस्तों? जाहिर शाह। और याद रखें दोस्तों जाहिर शाह को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो जाहिर खान को ये भी याद रखिएगा। दोस्तों यह इटली के मतलब दोस्तों अफगानिस्तान रोम से कब लौटा था? तो 2002 में। कब दोस्तों? तो 2002 में। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 20 नंबर कि ताशकंद किस देश की राजधानी है। ताशकंद दोस्तों किस देश की राजधानी है। तो याद रखिएगा दोस्तों उज्बेकिस्तान की। किसको याद रखिएगा दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान की। तो ताशकंद किसकी राजधानी दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान के। जबकि लंदन किसकी राजधानी दोस्तों? तो यूके की। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूके की। जबकि तजाकिस्तान की राजधानी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो जाएगी। क्या दोस्तों? दुशांबे। क्या हो जाएगा दोस्तों? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? दुशांबे। जबकि कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नूर सुल्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों? नूर सुल्तान। जबकि इससे पहले कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा तो अस्ताना हो जाएगा। क्या दोस्तों? तो अस्ताना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सभ्यताओं को ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। यानी कि
कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित सभ्यताओं को ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले क्या इसका सबसे पहले तो मिस्र की सभ्यता, किसकी बात करते दोस्तों, तो मिस्र की सभ्यता है। क्या हो दोस्तों बात करें तो विश्व में दोस्तों मिस्र की सभ्यता के, तो इसका शासनकाल कब से, इसका काल कब है दोस्तों, तो 3100 ईसा पूर्व। क्या है दोस्तों, 3100 ईसा पूर्व। उसी तरह बात सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1700 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2350। क्या हो जाएगा 2350 से लेकर 1750 के बीच में, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में। जबकि यूनान की बात करें दोस्तों, तो यूनान का शासनकाल कब से दोस्तों, 800 ईसा पूर्व से। कब दोस्तों, 800 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईस्वी के बीच में था। जबकि सुमेरियन या मोसोपोटामिया दोस्तों एक ही बात है। इसका दोस्तों काल की बात करें तो इसका काल हो जाएगा दोस्तों, इसका काल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3000 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर पर मिस्र और दूसरा नंबर पर हो जाएगा मोसोपोटामिया, यानी कि 1 4 और उसके बाद दोस्तों हो जाएगा 1 4 2 1 4 2 किसमें है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1 1 4 2 और 3 क्या है ऑप्शन संख्या, इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या सी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 22 नंबर। क्या पूछ रहा है दोस्तों, 22 नंबर कि मार्को पोलो किस देश का वासी था। मार्को पोलो किस देश का वासी था दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों किस देश का वासी था, तो इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, तो इटली का। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन संख्या 23। क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 23 पूछ रहा है कि निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूट से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। कि निम्न को ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूट से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। तो बात करें दोस्तों गांधी जी का, तो इनका दोस्तों काल की बात करें तो गांधी जी का तो 1869। कब है दोस्तों, 1869 से लेकर के 1948, 1869 से लेकर के 1948। उसी तरह बात करेंगे दोस्तों लेनिन की, तो लेनिन का हो जाएगा दोस्तों 1870 से लेकर के 1924। इसी तरह बात करें दोस्तों माओ से तुंगे की, तो इसका शासनकाल हो जाएगा तो 1893 से 1976। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1896 से 1976। जबकि कार्ल मार्क्स की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका हो जाएगा दोस्तों 1818। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1818 से लेकर के 1883। क्या हो जाएगा 1883। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर पर हो जाएगा दोस्तों 1818। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1818 से लेकर के ऑप्शन में क्या हो जाएगा जैसे इसका लेनिन, फिर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। तो 1 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर कार्ल मार्क्स, यानी कि 4 2 3 1। इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 4 2 1 और 3 इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या डी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर पूछ रहा है कि पाइथागोरस थे। पाइथागोरस क्या था दोस्तों, तो पाइथागोरस क्या था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर पाइथागोरस क्या था दोस्तों, तो यूनानी थे दोस्तों। क्या था, यूनानी के दार्शनिक और गणितज्ञ थे। क्या था दोस्तों, तो पाइथागोरस क्या था, तो यूनान के रहने वाले थे। क्या था दोस्तों, तो दार्शनिक और क्या था, तो गणितज्ञ थे। तो इसको भी याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का इनको जन्मदाता भी माना जाता था। पाइथागोरस प्रमेय का जन्मदाता किन्हें माना जाता था, पाइथागोरस को। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 25 नंबर पूछ रहा है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखिए दोस्तों तत्वों के सबसे छोटे भाग को एटम कहते हैं। क्या दोस्तों, तो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एटम। एटम क्या होता है दोस्तों, तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग होता है, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्या दोस्तों, तत्वों की बात करें, एटम की बात करें दोस्तों, एटम की, तो तत्वों का वह सूक्ष्म भाग होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसको भी आप याद रखेगा। तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, एटम, यानी परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। इसको भी आप याद रखेगा। कब दिया था दोस्तों, तो 1803 ईस्वी में। तो आप याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 26 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरे विश्व का क्या कहता है, पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन का बी हो जाएगा दोस्तों, क्या मैगलेने हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका, मैगलेने। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैगलेने। अब मैगलेने कहाँ का नाविक था दोस्तों, तो पुर्तगाल का। इसको भी आप याद रखना। मैगलेने कहाँ का नाविक था दोस्तों, तो पुर्तगाल का नाविक था। इसको भी आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सर एडमंड हिलरी के निवासी थे। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, यानी विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला एडमंड हिलरी किस देश का निवासी था दोस्तों, तो न्यूजीलैंड का था। किस देश का दोस्तों, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। किस देश का दोस्तों, तो न्यूजीलैंड का निवासी था। इसको भी आप याद रखिएगा।
और ये दोस्तों कब दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था दोस्तों, तो 29 मई को। कब दोस्तों, 29 मई 1953 को। कब दोस्तों, तो 29 मई 1953 को। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 28 नंबर पूछ रहा है, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन का डी हो जाएगा भूमध्य सागरीय। क्या होगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय। बात करें दोस्तों रबर के मुख्य उत्पादक देशों की, तो याद रखिए दोस्तों थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन और श्रीलंका। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिर दोस्तों मलेशिया। क्या होता है दोस्तों, मलेशिया, चीन। क्या होता है, मलेशिया, चीन, भारत और श्रीलंका। मलेशिया, चीन और क्या होता है, श्रीलंका। मलेशिया, चीन और भारत, श्रीलंका हो जाएगा। साथ ही दोस्तों देखो अमेरिका विश्व में दोस्तों रबर का एक प्रमुख उत्पादक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 29 नंबर कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर। याद रखिएगा दोस्तों यह अमेरिका और कनाडा है। ये दोस्तों अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। क्या है दोस्तों, तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 30 नंबर पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 30 नंबर कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। 30 नंबर पूछ रहा है दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था दोस्तों, तो 1928 में। कब किया था दोस्तों, तो 1928 में। याद रखिएगा दोस्तों विश्व का यह पहला एंटीबायोटिक है दोस्तों। विश्व का यह पहला एंटीबायोटिक दवा है जो मनुष्यों को संक्रामक रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा 1945 ईस्वी में। कब दोस्तों, तो 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दोस्तों क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। क्या दिया था दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से 31 नंबर पूछा है जवार के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जवार के खाने किसके लिए दोस्तों हो जाएगा, तो जस्ता के लिए। सही ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, जस्ता के लिए। और जवार कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान में। जवार कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित है। कहाँ दोस्तों, तो राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। देश में दोस्तों याद रखिएगा, देश में जस्ता के उत्पादन में दोस्तों सबसे सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों, तो देश में जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कौन करता है, तो राजस्थान करता है। कौन दोस्तों, तो राजस्थान करता है। कौन करता है, राजस्थान। कितना करता है, तो 98% करता है। तो 98% करता है। 92 से लेकर के 98% के बीच में करता था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो 2001 की बात करेंगे दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ था, तमिलनाडु में था। कहाँ था, तो तमिलनाडु में। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ दोस्तों, तो गोवा में है। कहाँ दोस्तों, तो गोवा में है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है दोस्तों। तो याद वर्तमान में दोस्तों सर्वाधिक मछली कहाँ पकड़ी जाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ पकड़ी जाती है दोस्तों, तो गुजरात में। कहाँ पकड़ी जाती है, तो गुजरात में। जबकि विश्व में चीन के बाद भारत मछली के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पूछ रहा है कि राजमार्ग नंबर 8 नेशनल हाईवे 8 निम्नलिखित में से किन के राज्यों को नगरों को जोड़ती है। तो याद रखिए दोस्तों, तो भारत की राजधानी दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई को जोड़ती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 नंबर आपसे पूछ रहा है कि बम्बई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, तो 1853 ईस्वी में। और डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादक प्रति एकड़ सबसे अधिक होता है। तो प्रति एकड़ सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ था, पेरम्बूर में। कहाँ दोस्तों, पेरम्बूर तमिलनाडु में। कहा दोस्तों, तो तमिलनाडु में। याद रखिए दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में हुई थी। अब भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी और प्रमुख कोच निर्माण फैक्ट्री कौन सा है दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसको भी याद रखिएगा। जिसने हाल ही में देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का निर्माण किसने किया था, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री नहीं किया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 38 नंबर पूछा है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक भेल पूछा दोस्तों,
BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद। भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद। जब इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो भेल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। कहाँ है दोस्तों? तो न्यू दिल्ली, ये भी याद रखिएगा, न्यू दिल्ली। कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1964 में। कब हुई थी दोस्तों? तो 1964 में। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 39 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ निकाला जाता है? तो झारखंड में। सही उत्तर झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है लेकिन वर्तमान में कोयला उत्पादक राज्यों की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, सतलज नदी घाटी में नहीं पाया जाता है, जबकि सतलज नदी घाटी में दोस्तों नहीं पाया जाता। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो याद रखिए दोस्तों, जयसमंद झील क्या दोस्तों? कृत्रिम झील है। तो इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो क्या होगा दोस्तों? चेनाब हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चेनाब। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो यह क्या होगा दोस्तों? अरावली। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है और अवशिष्ट प्रकार किस प्रकार के? तो अवशिष्ट प्रकार के पर्वत श्रृंखला है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है हजरत ईसा मसीह की सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे के दिन। किस दिन? ऑप्शन क्या बी हो जाएगा, गुड फ्राइडे को दिन चढ़ाया गया था। ईसा मसीह दोस्तों ईसाई धर्म का प्रवर्तक था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 45 नंबर पूछ रहा है कि शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों तो भारत में हुआ था। कब दोस्तों? भारत में हुआ था। इसका दोस्तों हमको उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? तो महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर पूछ रहा है कि 47 नंबर आपसे पूछ रहा है 47 नंबर पूछ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे 46 नंबर पूछ रहा है दोस्तों कि सलमान रसूदी का जन्म स्थल कौन सा था? सलमान रसूदी का जन्म स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? तो सलमान रसूदी का जन्म स्थल कहाँ से होता है? मुंबई हो जाएगा। इसका सही तो मुंबई। कहा जाएगा दोस्तों? मुंबई। इसको भी आप याद रखिएगा, मुंबई। अब अगला क्वेश्चन की तरफ 47 नंबर कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? यानी हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा था दोस्तों? तो हिंद स्वराज पुस्तक को गांधी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था। इसको भी आप याद रखें। कब लिखा था दोस्तों? 1909 में। कब लिखा था दोस्तों? तो 1909 में। इसको भी याद रखेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यानी श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली कहाँ दोस्तों? तो तमिलनाडु में। इसको भी आप याद रखेगा। किसको समर्पित है दोस्तों? तो भगवान विष्णु को। किसको दोस्तों? तो भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों श्रीरंगा मंदिर। तो इसको भी आप याद रखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी के दिया जा सकता था? 3 लोगों को। इसके ऑप्शन भी हो जाएगा 3 लोगों को भागीदारी के लिए दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन 50 नंबर पूछ रहा है दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है दोस्तों? तो मानव संसाधन विकास मंत्री दोस्तों कोई नहीं है दोस्तों, वर्तमान में कौन दोस्तों? प्रकाश। कौन है दोस्तों? तो प्रकाश जावड़ेकर। कौन दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर। इसको याद रखिएगा।